मई 1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन क्या सच में सब शांत था, या किसी ने आने वाले तूफान की आहट को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। सर्दियों के बाद हर साल की तरह भारतीय सेना ने ऊंची पोस्टों को अस्थायी रूप से खाली किया था। यह एक स्थापित प्रक्रिया थी। ऊंचाई 16 से 18,000 फीट, जहां ऑक्सीजन कम और जिंदगी और भी कमजोर होती है। लेकिन इसी खामोशी के बीच कुछ संकेत आने शुरू हो चुके थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को सीमावर्ती इलाकों से असामान्य गतिविधियों की खबरें मिल रही थीं। स्थानीय चरवाहों ने अनजाने लोगों की हलचल देखी थी। कुछ रेडियो इंटरसेप्ट्स में उत्तरी लाइट इन्फेंट्री के जिक्र सुनाई दिए। सेना की खुफिया शाखा को भी नियंत्रण रेखा के पार हलचल का अंदेशा था। लेकिन क्या यह सामान्य घुसपैठ थी या कुछ और बड़ा? दिल्ली में फाइलें घूम रही थीं, रिपोर्टें बन रही थीं, विश्लेषण हो रहा था, मगर पहाड़ों पर दुश्मन चुपचाप अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक कथित मुक्ति सेनानी बनकर भारतीय क्षेत्र के भीतर ऊंचाइयों पर कब्जा जमा रहे थे। सर्दियों में खाली की गई भारतीय पोस्टें अब किसी और के कब्जे में थीं। फरवरी और मार्च 1999 संकेत और स्पष्ट होने लगे। कुछ गश्त दलों ने दूरबीन से बंकर जैसी संरचनाएं देखी, लेकिन उच्च स्तर पर यह आकलन था कि यह सीमित स्तर की घुसपैठ हो सकती है, आतंकी तत्वों की। क्या उस समय यह समझा गया कि यह एक संगठित सैन्य ऑपरेशन हो सकता है? कहानी यहीं से भारी हो जाती है। 3 मई 1999 को स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल ने पहली बार स्पष्ट रूप से संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी। उसके बाद जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी जांच के लिए निकली तो उन्हें गोलियों से स्वागत मिला। यह कोई सामान्य घुसपैठ नहीं थी। 5 मई को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथी गश्त पर गए और फिर लौटकर नहीं आए। अब तक तस्वीर साफ होने लगी थी। दुश्मन ने टोलोलिंग, द्रास, बटालिक और मशकोह सेक्टर की ऊंचाइयों पर मजबूत पोजीशन ले ली थी। वे ऊपर थे, भारतीय सेना नीचे। ऊंचाई पर बैठा दुश्मन नीचे की सप्लाई लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग AKN पर नजर रख सकता था। यही वो सड़क थी जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती थी। अगर ये कट जाती तो लद्दाख का संपर्क टूट सकता था। दांव पर क्या था? सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, एक पूरा क्षेत्र और हजारों जवानों की जिंदगी। दिल्ली में अब आपात बैठकें शुरू हो चुकी थीं। आकलन बदला, शब्द बदले, घुसपैठ से संगठित सैन्य कब्जा तक। लेकिन तब तक दुश्मन महीनों से अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका था। ऊंचाइयों पर बने बंकर, भारी हथियार, मोर्टार, सब पहले से तैयार। भारतीय सेना को अब उन्हीं चोटियों को वापस लेना था, सीधे सामने से चढ़ाई करके। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। जून और जुलाई 1999, 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई। दिन में दुश्मन की सीधी फायरिंग, रात में खड़ी चढ़ाई, हर कदम पर मौत। टोलोलिंग पॉइंट 5140, पॉइंट 4875, टाइगर हिल, हर नाम एक कहानी बन गया। 527 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए, हजारों घायल हुए, हर छोटी खून से रंगी। और सवाल फिर भी वहीं रहा, क्या शुरुआती चेतावनियों को अगर अलग नजर से देखा जाता तो क्या तस्वीर कुछ और होती? इंटेलिजेंस की दुनिया में अक्सर सिग्नल और शोर साथ साथ चलते हैं। हर सूचना निर्णायक नहीं होती, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा संकेत भी इतिहास बदल सकता है। कारगिल ने भारत की खुफिया और सैन्य संरचना को झकझोर दिया। बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, सीमाओं की निगरानी बढ़ी, ऊंची पोस्टें स्थायी रूप से कब्जे में रखी जाने लगी। तकनीक बदली, दृष्टिकोण बदला, लेकिन उन बर्फीली चोटियों पर शहीद हुए जवानों के लिए यह बदलाव बहुत देर से आया। कारगिल की जंग सिर्फ गोलियों की नहीं थी, यह आकलन की जंग थी, भरोसे की जंग थी और समय के खिलाफ एक दौड़ थी जिसमें हर देरी की कीमत खून से चुकाई गई। आज जब हम उन पहाड़ों को देखते हैं, वे शांत दिखते हैं। बर्फ फिर से सफेद है, हवा फिर से ठंडी है, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक सवाल अब भी गूंजता है। कभी कभी युद्ध दुश्मन से नहीं, बल्कि एक देर से लिए गए फैसले से हारने लगता है।